नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कर्मण्य एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि जो हमारी सामान्य ज्ञान की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला जो चल रही है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, आज उसकी हमारी ये तीसरी क्लास है मेरे दोस्त। यदि मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए और अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि सभी लोग जीके के इस भंडार को अपनी नोटबुक में लिख लें और अपना ज्ञान बढ़ा सके मेरे दोस्त। यदि क्लियर है सभी चीजें तो थंब करके बताइए सभी लोग, ठीक है। चलिए भाई, यहां पर दीक्षा यादव, अनीसा पटेल, भारती मेवाड़ा, प्रीति वर्मा, रोशनी परमार, वंस अगेन जय हिंद, राम खाती पटेल, मधु गौर, राजू मेवाड़ा, प्रकाश कलमोदिया, ज्योति मीना, सभी को जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ठीक है। और बढ़िया से स्टेटस पे भी लगा दो कि आज हम जीके की इस क्लास को, जनरल नॉलेज की इस क्लास को हम ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सके मेरे दोस्त, ठीक है। स्प्रिंटर आकाश खरे जी, स्वागत है आपका भी भाई। संदीप वर्मा, वासुदेव राठौर, तनु गोस्वामी, विशाल वर्मा, दीपक वर्मा। चलिए, सभी क्लियर है ना? ओके ओके। चलिए दोस्त, अब क्लास की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। क्या आज का मोटिवेशनल थॉट है? क्लास को शेयर करिए सभी लोग, है ना। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति, आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा से अनभिज्ञ है, तो वो अपनी परम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता मेरे दोस्त। परम ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपको शिक्षा लेनी ही पड़ेगी, और शिक्षा वह शैरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप लोगों को पता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए मेरे भाई, चलिए चलिए चलिए, आ चुके हैं मेरे सभी वीर जवान। स्वागत है सभी का इस कर्मण्य एकेडमी के परिवार में। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं इस कर्मण्य एकेडमी के परिवार से, तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्त, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद। सर आज 10:30 तक पढ़ना है जी, बिल्कुल डटे रहो। इस महामुकाबले के सामने आपको आखिरी तक लेकर चलूंगा। जितनी स्लाइड है उन पूरी स्लाइड को आज हम पूरी करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन और सबसे पहला सवाल, सबसे पहला प्रश्न वहीं से आगे जहां आपको कल मैं छोड़ के गया था, एक अच्छे से प्रश्न के साथ। और वो प्रश्न है हमारा, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका जवाब क्या होगा। बताइए मेरे दोस्त, इसका क्या जवाब होने वाला है। चलिए, जय हिंद भाई, जय हिंद, स्वागत है सभी का। चलिए, इस छोटे से बढ़िया से प्रश्न का जो जवाब होने वाला है, आप दो या फिर मैं दूं इसका जवाब। डी, संदीप वर्मा ने जवाब दिया है डी का, वेरी गुड भाई। अटेम्ड, अनअटेम्ड, मधु गौर सी। चलिए, जो भी जवाब दे रहे हैं अच्छी बात है भाई। जो भी विद्यार्थी इसका जवाब डी दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है सर। यहां पर टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो वो खेल कौन सा होने वाला है? फुटबॉल। और इसी फुटबॉल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, आज उसी के आगे बता रहा हूं मैं सर। यदि आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल का मक्का, फुटबॉल जो बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं उनके अलावा फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है, तो फुटबॉल का मक्का कहा जाता है मेरे दोस्त किसको? ब्राजील को कहा जाता है, ठीक। वही यदि आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया है पुरानी क्लास में कि फुटबॉल का भगवान किसे कहते हैं? फुटबॉल का भगवान। तो फुटबॉल का भगवान आपको पता होगा ब्राजील का ही एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या था? पेले था, जिसे क्या बोलते हैं सर? फुटबॉल का भगवान। ये कहां का था? ये ब्राजील का ही था सर, मतलब है ये, ठीक है। वही यदि आपसे पूछा जाए फुटबॉल
तो फुटबॉल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डूरंड कप का संबंध किससे है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, रोवर्स कप का संबंध किससे है, तो वो किससे होगा मेरे डियर स्टूडेंट, तो आपका होगा किससे, फुटबॉल से। लिख देता हूं मैं यहां पर डूरंड कप का संबंध, डूरंड कप, ठीक। वही आपसे पूछ लिया जाए रोवर्स कप, रोवर्स कप, ठीक। डूरंड कप, रोवर्स कप का जो संबंध है, और एक और ट्रॉफी बताई मैंने कौन सी, संतोष ट्रॉफी। इस संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे होगा, आपका फुटबॉल से ही होने वाला है दोस्त। और इसी फुटबॉल के लिए एक सबसे बड़ा संगठन भी बताया है मैंने आपको पिछली क्लास में, उस संगठन का नाम क्या है, फीफा है मेरे दोस्त। फुटबॉल के इस संगठन का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उसका नाम फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन, इसका क्या होगा, मुख्यालय होगा। जल्दी सॉरी इसका फुल फॉर्म होगा, हेडक्वार्टर बता दीजिए जल्दी से कहां पर है इसका, क्योंकि पुरानी क्लास में बता चुका हूं मैं आप लोगों को फीफा का मुख्यालय कहां पर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तब तक मैं आपको फुटबॉल के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में बता दूं कि सभी को पता होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। वही यदि आपको पता होगा लियोनल मेसी, लियोनल मेसी का संबंध किससे है, तो लियोनल मेसी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। सुनील छेत्री का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। लगा दो आग पानी में, ठीक। बस यही आप लोगों को करना है, मेहनत जी जान से करिए मेरे दोस्त। क्लियर है सभी लोगों को, ये क्या बात है भाई, मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो यार, सभी चीजें होगी, बस अच्छे से पढ़ लो पहले आप लोग, है ना। चलिए कपिल मेवाड़ा भाई स्वागत है आपका, ठीक है। सभी लोगों को उम्मीद है चीजें क्लियर होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो आपका फीफा है इसकी स्थापना कब हुई थी। चलो किसी ने जवाब नहीं दिया है, मैं ही बता देता हूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पर पड़ता है आपका, ज्यूरिख पड़ता है मेरे दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहां पर पड़ता है ये, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पहले प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें खालिस्तान 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खालिस्तान 12 संशोधन किए गए। मतलब 2019 तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं संविधान में, यह आपसे पूछना जा रहा है मेरे भाई। चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा, 1904। क्या बात है, निकिता खेवासिया ने बताया है, वेरी गुड, बहुत शानदार। फिजिकल एकेडमी स्वागत है भाई आपका, क्या बात है, 103, बहुत ही शानदार। सबसे पहले फिजिकल एकेडमी ने जवाब दिया है, तो 2019 तक इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 103 आएगा मेरे दोस्त। यदि आप देखोगे तो अभी तक हाल फिलहाल में जो भारतीय संविधान में जो संशोधन हो चुके हैं उनकी संख्या आप देखोगे तो उनकी संख्या कितनी मिलेगी आपको, तो लगभग 105 हो चुकी है। 105 अभी तक भारत में भारतीय संविधान में क्या हो चुके, संशोधन हो चुके। आप लोगों को जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उनको बता दूं मैं, 16वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो आपको पता होगा भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के ऊपर था। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। और भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जो हुआ था आप सभी को पता है कब की बात है, ये 2015 की बात है मेरे दोस्त। चलिए अगला एक और 101वां आप सभी को पता होगा किससे लेकर था, ये जीएसटी को लेकर था 101वां, ठीक। वही 102वां पूछ लिया जाए आपसे कि 102वां किससे संबंधित है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 102वां था आपका ओबीसी से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है, ओबीसी से जुड़ा। वही 103वां पूछ लिया जाए आपसे कि 103वां किससे जुड़ा हुआ है आपका, जीएसटी 101 है। 102 जो है आपका क्या है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि 103वें का संबंध किससे है आपका, सही तो लिखा मैंने भाई, 102 का संबंध है किससे, ओबीसी से, अदर बैकवर्ड क्लास से। और 103 का संबंध किससे है, ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस से। यह याद रखेगा, इन संविधान संशोधन को एग्जाम में प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये आपके सामने लिख दिए, 109 106 अभी तक नहीं हुए हैं। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार मेरे भाई, किसी ने जवाब भी दिया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन में जो भी विद्यार्थी
पढ़ाई के सिवा फालतू चीजें की जो भी चर्चा करेगा उसे यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा मेरे यारों, ठीक है। चलिए इस बेहतरीन प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब किसी ने अभी तक दिया नहीं है, देने भी लगे हैं, बी डी। चलिए क्या बात है, चाय आ चुकी है यहां पे सभी लोगों को, लो चाय दे रहा हूं, पी लेना सभी, है ना। चलिए मेरे भाई, यहां पर सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सरयू नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, शारदा नदी की सहायक नदी है। अब यदि आप लोगों को पता हो तो यहां पर ये जो शारदा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये मिलेगी भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। जरा देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, एक नदी होगी भागीरथी और एक नदी होगी अलकनंदा, यानी कि भागीरथी, ठीक, और एक नदी होगी अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलती है तो यहां पर आप लोगों को पता होगा कि दोनों जब देवप्रयाग में मिलती है, कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में, तो यहां पर किस नदी का निर्माण होता है, तो यहां पर गंगा नदी का निर्माण होता है सर, ठीक। और जब इसी गंगा नदी की यदि अपन बात करें तो यही गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो इसमें जो मिलने वाली नदी है रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद एक नदी आ जाएगी आपकी काली, ठीक, या शारदा, ठीक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये ऐसी, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं जरा देख लो यहां से, रामगंगा नदी मिलेगी, ठीक, काली नदी मिलेगी, काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं, काली नदी को ही महाकाली नदी कहते हैं, वही घाघरा नदी मिलेगी, ठीक, वही आप लोगों को यहां पर गंडक मिलेगी, वही आप लोगों को कोसी मिलेगी, वही आप लोगों को महानंदा मिलेगी। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां सर, आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक। और वही गंगा नदी में आप देखोगे जो दक्षिण की तरफ से जाकर मिलने वाली नदियां हैं, उन नदियों में बात करें, एक नदी जो यहां से मिलेगी उस नदी का नाम है क्या, यमुना। यहां से मिलने वाली जो नदी है वो कहां पर मिलती है, तो आप सभी को पता है ये मिलती है प्रयागराज में, ठीक। वहीं दक्षिण भारत से आकर मिलने वाली जो नदी है वो नदी हो जाएगी कौन सी, सोन नदी हो जाएगी मेरे दोस्त। एक और नदी मिलती है जिस नदी का नाम आपको पता होगा यहीं पर, उस नदी का नाम है टॉन्स नदी। तो ये सभी के सभी किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदी है। तो यही आप लोगों के सामने पूरा गंगा नदी तंत्र बना हुआ है, जरा चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका मेरे दोस्त, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। भारत की राष्ट्रीय नदी आपको पता है गंगा, और इसी राष्ट्रीय नदी गंगा को दर्जा कब दिया गया है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को दर्जा दिया गया 2008 में दिया गया है। क्लियर है सभी लोगों को ये बात। चलिए भाई वीडियो को शेयर करते रहे मेरे भाई जी, बिल्कुल। अंजू गौर, जो कोसी है, कोसी को कहां का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक जो है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, बताइए। मिजो लोगों का, मिजो लोग मतलब कि जो मिजोरम वाला जो क्षेत्र है वहां की बात हो रही है ना, उन लोगों का बांस नृत्य कौन सा है। चलिए यहां पर जवाब अभी तक आया नहीं है, मैं ही इसका जवाब दे देता हूं। निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, तो जो मिजो लोग हैं उन मिजोरम लोगों के का जो बांस नृत्य है वो बांस नृत्य कौन सा है, चिराव है। अब वही यदि अपन नृत्य की बात आ रही है तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं सर, उन शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछ ले कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो उनकी संख्या मिलेगी कितनी मेरे डियर स्टूडेंट, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वो 8 शास्त्रीय नृत्य जरा ये भी देख लो कौन कौन से हैं आपके सामने। तो मैं यहां पर बता दूं आपको, एक तो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम है, ठीक। मोहिनी अट्टम के बाद आप लोगों को पता होगा एक है कथकली, एक है कथकली है, कथकली के अलावा एक है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम है, एक है कथक, एक क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा, एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी के बाद एक हो जाएगा आपका सत्रिया, सत्रिया, सतत्रिया भी बोलते हैं उसे ना, सतत्रिया, ठीक। एक हो जाएगा आपका यहां पर आप देखो ये मोहिनी अट्टम हो गया किसका, मोहिनी अट्टम कथकली, दोनों यदि आप देखोगे तो दोनों हो गए कहां के, केरल के हो गए सर, ठीक। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतनाट्यम कहां का है, तो भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। वहीं कथक यदि पूछा जाए तो उत्तर भारत का,
उत्तर भारत, या फिर उत्तर भारत की जगह इसको लिखा जाता है यूपी भी, तो वहां का हो जाएगा कथक हो जाएगा। वहीं कुचिपुड़ी जो है वो कहां का हो जाएगा, आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। वहीं सत्रिया जो है वो कहां का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। वहीं कितने 1 2 3 4 5 6 2 और बच्चे हैं अभी, जल्दी से कमेंट करो कि वो 2 कौन है जो गायब है अभी। तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा एक तो मणिपुर का, और मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। तो मणिपुरी कहां का है, मणिपुर का है। और एक हो जाएगा उड़ीसा का जो कि ओडिसी है। कौन सा हो जाएगा, ओडिसी। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर भारत की शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी मिलेगी सर, तो उनकी संख्या मिलेगी 8। ये 8 आपके शास्त्रीय नृत्य लिखे हुए सामने, स्क्रीनशॉट ले लो जरा आप लोग। ठीक है, नहीं मेरे दोस्त, इनकी संख्या मिलती है अधिकतर आप लोगों को देखोगे ना, तो इनकी संख्या मेरे डियर स्टूडेंट 8 ही मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए 124 लोगों की यहां पर संख्या हो चुकी है। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सभी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। बताइए कौन सी ऐसी कला है जो इस चीज को दर्शा रही हो, जो कि प्रश्न में लिखा है। जी बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में बताइए सर कौन सा है। फिर यहां पे कमेंट सेक्शन में बताइए, यदि सर आपने एक और देखा सुना है तो उसके बारे में कमेंट में बताइए, ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों को पता भी चल जाए। ठीक है, चलिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है कि सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है सर पट्टदकल। पट्टदकल, पट्टदकल का जो अर्थ होता है, ये पट्टदकल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ये शहर का नाम है, और शहर का नाम भी है। और दक्षिण भारत में आप देखोगे जो कर्नाटक राज्य है, कौन सा राज्य है, जो कर्नाटक राज्य है, उस कर्नाटक राज्य में जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश जो है, वो चालुक्य वंश इस शब्द का प्रयोग वो किसके लिए करते थे सर, राज्य अभिषेक के लिए। राज्य अभिषेक के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया करते थे, या राज्य अभिषेक का समारोह जो होता था उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते थे, उस शब्द का नाम था पट्टदकल। ठीक, और वही यदि आप देखोगे इन्हीं चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में यहां पर इसी क्षेत्र में किसका निर्माण किया गया था, 7वीं व 8वीं शताब्दी में, 7 व 8वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण किया। 7वीं 8वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, ये मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्य शासकों ने किया। और वो कहां पर किया सर ये मंदिर का निर्माण, ये पट्टदकल में किया है, पट्टदकल। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को इतनी बातें। अब यहां पर और सुन लो, कोच्चि सभी को पता है कि ये कहां पर है, केरल में है मेरे भाई। ठीक, वहीं आपको पता है कोणार्क जो है वो कोणार्क कहां पर है, उड़ीसा में है मेरे दोस्त। और वही 10 रुपए का जो नोट है, 10 रुपए का नोट, उस 10 रुपए के नोट पर आपका कौन सा मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। और इसी कोणार्क मंदिर की बात करें तो इसे यूनेस्को के लिस्ट में कब शामिल किया गया है, तो इसे यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है मेरे डियर स्टूडेंट, कभी है 1984। यूनेस्को, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया 1984 में शामिल किया है। कोणार्क को ही आप सभी को पता होगा, इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ब्लैक पेगोडा। और इसी ब्लैक पेगोडा के बारे में आपको मैं बता दूं कि ब्लैक पेगोडा का जो निर्माण है वो गंग वंश के एक शासक, किस वंश के शासक, गंग वंश के शासक। और गंग वंश के जो शासक थे उनका नाम क्या था, तो गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम। क्या नाम था उनका, नरसिंह देव प्रथम। तो उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया मेरे दोस्त, किसका निर्माण करवाया गया, कोणार्क का, उड़ीसा में है। वहीं भारत का पहला मंदिर जो सौर ऊर्जा से संचालित है, वो मंदिर भी कौन सा आपका, कोणार्क का मंदिर है। वहीं आप देखोगे यहां पर जो भीमबेटका लिखा हुआ है, वो भीमबेटका से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहां पर स्थित है, ये रायसेन में है। और आपको पता होगा ये अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहां पर किनके टाइम के सेल चित्र बने हुए हैं, आदि मानव के समय के यहां पर क्या बने हुए मेरे दोस्त, सेल चित्र बने हुए हैं। और इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो बताइए सर जल्दी से कमेंट करो कि यूनेस्को में कब शामिल किया है इसे, तो लो देख लो मैंने बता दिया है कब शामिल किया गया, 2003 में किया गया है। क्लियर है सभी लोगों को ये, जी बिल्कुल। यहां पर 130 लोगों की संख्या हो चुकी है। चलिए बढ़िया भाई, स्वागत है सभी लोगों का। चलिए ठीक, सभी लोगों को चीजें समझ में भी आ रही होगी उम्मीद है। अब जितने भी लोग यहां पर जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर लाइव लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन लाइक बहुत कम है। चलिए भाई
आगे बढ़े यहां पे, तो आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ययाति और तुगलक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, कौन है बताइए। सर हमको तो इनके तुक्के ही लगाने पड़ेंगे, ऐसे प्रश्नों के तुक्के लगाओ ठीक है, लेकिन जो जानकारी आपको मिल रही है ना, मुझे उम्मीद है वो जबरदस्त जानकारी होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर करना ना भूले मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन से अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो उनका नाम यहां पर आप देखोगे तो यहां पर उनका नाम क्या हो जाएगा, ग्रीस कर्नाड जो है वो अपने कौन सी ययाति और तुगलक जो है इन नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? ग्रीस कर्नाड। वही विजू खोटे आप देखोगे, विजू खोटे भी अपने भारतीय जो फिल्म है, भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक यहां पर बहुत मूवी में इन्होंने रोल अदा किया है। शोले मूवी में देखोगे तो इनका रोल है, घातक मूवी में देखोगे तो इनका रोल है, किनका रोल? ये विजू खोटे का। मोटे मोटे तगड़े तगड़े आदमी है, सफेद बाल वाले आदमी है, देख लेना एक बार आप सभी लोग, ठीक। यहां पर मैं कुछ व्यक्तियों की कुछ रचना और कुछ नाटक के बारे में लिख रहा हूं, जरा देख लो। यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कालिदास के बारे में। मैं यहां पर मैंने कुछ मैं जरा लिख देता हूं, रचना या फिर इनके क्या हो सकते हैं, ये नाटक हो सकते हैं, ठीक। तो यहां पर रचना या जो नाटक है उनकी बात करें तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है मालवी काग्नि मित्रम। मालवी काग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मालवी काग्नि मित्रम लिखा गया है कालिदास के द्वारा। वही आपको पता होगा रघुवंशम लिखा गया है। रघुवंशम के अलावा आप लोग यहां पर देखोगे बहुत शानदार आपको यहां पर मिलने वाली है मालवी काग्नि मित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आपका है यहां पे, ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम, चलो इतनी ही ठीक है कालिदास। वही इंडिका आप सभी को पता होगा, इंडिका जो पुस्तक है ये किस व्यक्ति की पुस्तक है? तो इंडिका जो पुस्तक है आगे पीछे होगा इधर, चलो मैं इधर बता देता हूं आपको। मेगास्थनीज तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है मेरे डियर स्टूडेंट? तो उसकी पुस्तक का नाम होगा इंडिका होगा। वही यदि आपसे पूछ लिया जाए विशाख दत्त, तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक होने वाली है मेरा भाई। वही यदि आपसे पूछ लिया जाए सोमदेव नाम के व्यक्ति हैं, तो सोमदेव की जो पुस्तक होगी उनका नाम क्या है? तो सोमदेव की पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर है मेरे दोस्त, ठीक। वही यदि आपसे पूछ लिया जाए एक बहुत ही बढ़िया आपसे पूछ लिया जाए कि मृच्छकटिकम, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मृच्छकटिकम जो पुस्तक है, यह नाटक है, यह किसका है? यह कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए खाली छोड़ रहा हूं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जवाब देना ना भूलें मेरे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? बताइए वो कौन सी संस्थान है जिसने टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत किसने की थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए यार। यहां पर लगता है लोगों का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, इसलिए यहां पर लोगों सोने की जल्दी करें मेरे दोस्त। जो सो गया वो मंजिल तक नहीं पहुंच गया। ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, तू जाग तो सही, तू मेहनत तो कर। चलिए मेरे भाई, हुमायूं की पुस्तक हुमायूंनामा मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। हुमायूं की पुस्तक कौन सी है? हुमायूंनामा। चलिए यहां पर किसी का जवाब आया, कोई सी, कोई बी, कोई ए, क्योंकि यहां पर लगाने वाले हैं हम तुक्का, ठीक है। जरा देखो यहां पर देखो मेरे भाई, इसका सही जवाब होने वाला है संयुक्त राष्ट्र। तो इस निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? तो उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। देखो धड़ाधड़ आपके सामने 4 इन संगठनों का सुपड़ा साफ अभी एक ही बार में। यूएनओ की स्थापना सभी को पता है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर सभी को पता होगा, हेडक्वार्टर कहां पर? इसका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है मेरे भाई। एक दूसरे का सुपड़ा साफ करना है वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1995 में हुई है। और वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं मैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले किसके नाम से जाना जाता था? पहले गेट के नाम से जाना जाता था मेरे भाई, पहले गेट के नाम से जाना जाता था, और एक बात आपको बता दूं यहां पर कि ये जो गेट है, इस गेट की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1948 में हुई थी।
ठीक, यहां पर आप लोग देखोगे जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड करके इसका फुल फॉर्म होगा, जगह नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया है, लिख लेना सभी लोग कि यहां पर इससे पहले इस नाम से जाना जाता था। वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कभी 1995, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे भाई। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है मेरे भाई। मुख्यालय सभी लोगों को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर मिलेगा, जेनेवा में मिलेगा, और जेनेवा सभी को पता है कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है मेरे भाई। मैं इसका नहीं बताया क्योंकि आप लोगों के लिए छोड़ा है, एक और बचा है विश्व बैंक, तो मैं पहले भी बता चुका हूं वर्ल्ड बैंक प्लस IMF दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों की स्थापना हुई है 1945 में। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है मेरे भाई, तो दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। और आप सभी को पता है वाशिंगटन DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर है सभी लोगों को, यदि है तो थंब करिए और इसका जवाब दीजिए क्या होगा, किसका WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है। संदीप वर्मा, थैंक्स सर ऑनलाइन क्लास देने के लिए, स्वागत है भाई कपिल भाई। पेरिस, अनुराधा बता रही है पेरिस, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ले, एक बात याद रखना मेरे लड्डू गोपाल, बस वही बात, जिसका जवाब नहीं आता उनमें संगठन में नाम ठोक दीजिए, भूल के भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर संगठन का जो मुख्यालय है वो इसी जगह पर मिलेगा, जेनेवा। तो बस हमको इसका नहीं आता इसलिए हमने जिनेवा लगा दिया। ठीक, तो यहां पर इसका मुख्यालय कहां पर होगा, जेनेवा होगा। अब भूल कर भी गलत नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि गलत होगा ही नहीं। अरे भाई जिसका नहीं पता हो और ऑप्शन में जेनेवा हो तो लगा दो, नहीं पता हो तो, पता हो तो गलती नहीं करना है यार। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, और जेनेवा कहां पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मेरे दोस्त एक बहुत अच्छी बात स्विट्जरलैंड के बारे में पता होगा आप लोगों को कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं। ये बार बार आपके ये स्विट्जरलैंड आ रहा है, इसकी भी धज्जी उड़ाने दो। यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान, खेल का मैदान, तो यूरोप का खेल का मैदान मेरे दोस्त किसको कहा जाता है, ले भाई तेरा भी सुपड़ा साफ, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्लियर है सभी लोगों को ये। चलिए भाई, स्वागत है सभी लोगों का यहां पर। चलिए अगले एक बेहतरीन प्रश्न के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। सवाल में ही छुपा है जवाब, और उस जवाब को देने वाले हो मेरे लड्डू गोपाल। चलिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। 2019-20 की बात हो रही है साहब, जवाब उस हिसाब से देना है। ठीक है, क्या इसका जवाब होने वाला है, कौशल गौर, वेरी नाइस क्लास सर जी, स्वागत है भाई आप लोगों का इस बेहतरीन खूबसूरत क्लास में, अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर करें और अपने स्टेटस पर डाल दो ताकि ये संख्या और आगे तक जाए। ठीक है, उम्मीद है जानकारी सभी लोगों को बेहतरीन लग रही होगी और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी मेरे भाई। चलिए, है ना, चलिए कोई सी, क्या बात है, वेरी गुड, मतलब सभी ने सीसी भर ली है अपनी, है ना, तो सीसी का जवाब सही होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था, तो उसका नाम क्या है, अमेरिका। वही 2021 लगभग 21, हाँ 20-21 में भी देखेंगे आप, या 21-22 भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, एक बार मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं मैं यहाँ पे सभी का। चलिए, यहां पर यदि आप देखोगे तो ये 2021-22 में भी यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2021-22 में भारत का जो शीर्ष व्यापारिक देश है वो पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो पहले नंबर पर शीर्ष व्यापारिक देश मिलेगा तो उसका नाम मिलेगा अमेरिका मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो शीर्ष व्यापारिक मतलब भारत का दूसरे देश के साथ व्यापार है उसमें कौन आएगा, चीन। तीसरे नंबर पर कौन है, अरे तीसरे नंबर पर आएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। कौन आ जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अरे सर चौथे नंबर पर कौन है, तो भारत का जो व्यापारिक देश के मामले में चौथे नंबर पर है वो देश आ जाएगा आपका इराक। अरे सर पांचवे पे कौन है, अरे लोना मेरे भाई, पांचवे पे सऊदी अरब।
5वें में कौन सा है? सऊदी अरब है। अब सर ये और बता दो, अमेरिका कितने अमेरिकन डॉलर के साथ पहले नंबर पर है? देखो जरा, तो यहां पर लगभग आपको मिलेगा 119.42 डॉलर, अमेरिकन डॉलर। ये अमेरिकन डॉलर से ये पहले नंबर पर है। वही चीन का और बता दो तो 115 अमेरिकन डॉलर, 115.42 अमेरिकन डॉलर के साथ ये दूसरे नंबर पर है। इतना काफी है मेरे भाई। यदि पोस्ट या क्लास समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में थंब करिए कि हाँ सर चीजें क्लियर है हम लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक। तो यहां पर आप लोगों के सामने ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां हैं, ये नदियां है ना, 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में खालिस्तान नदी में मिल जाती है। बताइए कौन सी नदी में मिल जाती है? आज स्पीड बहुत तेज है, चलो मेरे दोस्त स्पीड इस बार अब कम कर ली जाएगी। ओके जी, बिल्कुल आपने कहा है, आपकी बात को बिल्कुल माना जाएगा, आपकी बात को सत्कार किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, तिरस्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ओके चलो रे चलो। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब सभी लोग देंगे, तो सभी ने दिया भी है। सी 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 यहां पर जवाब आने लगा है। बिल्कुल शानदार जवाब आप लोगों का। पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में खालिस्तान कौन सी नदी से मिल जाती है? तो वो सिंधु नदी से मिल जाती है। सभी को पता है भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? मैं अभी पहले बता चुका हूं, इसका टुकड़ा साफ कर चुका हूं, इसलिए राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। इस यमुना के बारे में बता चुका हूं कि यमुना जो है, इसी यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? आगरा जो है वो किस नदी? हाँ बिल्कुल, यमुना नदी के तट पर बसा है। अरे मुझे लगा था ये कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया। अरे नहीं बताया यारो, जरा देखो, ये बताने वाला था अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? सरयू नदी के तट पर बसा है मेरे भाई। अब जरा देखो, यहां पर हम सुपड़ा साफ करते हैं सिंधु नदी का। चलिए, सिंधु नदी का सुपड़ा साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा इधर करना होगा, इस भाई को थोड़ा सा हो जा भाई, इधर हो गया, हो भैया हो गया। चलो अब देखो, यहां पर सिंधु नदी का सुपड़ा साफ आप लोगों के सामने। ये जो सिंधु नदी है सभी को पता होगा, सिंधु नदी उत्तर भारत की नदी है मेरे भाई। कहां की नदी है ये? उत्तर भारत। यदि आप देखोगे तो लगभग ये इस प्रकार से, अपना मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये या वो थोड़ा सा क्या मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये लीजिए, चलो पर ठीक है। ये जो उत्तर भारत का जो एरिया है, इस उत्तर भारत के एरिया में आप देखोगे तो यहां से नदी निकलती है, इससे, और इस नदी का नाम क्या है? तो ये नदी हो जाएगी सिंधु नदी। कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। अब इसी सिंधु नदी की बात करें तो ये निकलती कहां से? तो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। और ये जो मानसरोवर झील है, अपने पास जगह है ये मानसरोवर, और ये जो मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील आपको देखने को मिलेगी कहां पर मिलेगी? ये तिब्बत में मिलेगी। इसी मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम हुआ है। और ये नदी जो है आप लोग देखोगे, यहां पर एक स्थान है दमचोक, उस दमचोक से भारत में प्रवेश करती है। और दमचोक से प्रवेश करने के बाद यदि आप देखोगे यहां पर, तो भारत में प्रवेश करने के बाद इसी नदी के दाहिने तट पर आप देखोगे कौन सा शहर बसा हुआ है? लेह बसा हुआ है। और यही इसी नदी में आप लोग देखोगे, एक है झेलम, एक है चिनाब, एक है रावी, एक है व्यास और एक है सतलज। यानी कि ये पांचों की पांचों नदियां हैं। इन पांचों नदियों में से एक नदियां छोड़ दो, बाकी सभी नदियां जो है वो किसमें आकर मिलती है मेरे भाई? वो सभी के सभी नदियां आकर मिलती है मेरे किसमें? ये सिंधु में। यह है झेलम, ठीक, यह है चिनाब, यह है रावी, यह है व्यास, यह है सतलज। इन पंचनद नदियों में से एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, उस नदी का नाम आप देखोगे तो उस नदी का नाम मिलेगा आपको कौन सी? व्यास नदी मेरे दोस्त। ये देखो पाकिस्तान में नहीं जा रही है, बाकी सभी की सभी नदियां जो है वो कहां पर जा रही है आपकी? वो पाकिस्तान में जा रही है मेरे दोस्त। क्लियर है सभी लोगों को? ये पांचों की पांचों नदियां हैं। वही आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा विषर्भ आकृति का निर्माण करने वाली नदी कौन है? तो वो झेलम नदी है। इन पांचों में से सबसे बड़ी कौन है? तो पांचों में सबसे बड़ी चिनाब है। पांचों में सबसे बड़ी कौन सी होगी? चिनाब होगी मेरे दोस्त। पांचों की बात करिए, अरे देख लो यहां पर एक बार और सुपड़ा साफ आप लोगों के सामने। वो सुपड़ा साफ क्या है? जो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, ठीक, रावी नदी है, व्यास नदी है और सतलुज नदी है। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर कहां लिख दूं? चलो यहीं लिख दूं। देखो
सतलज। अब इन सभी नदियों के जो पौराणिक नाम है उनको भी देख लो। झेलम को कहा जाता है अस्किनी, असिकिनी की इधर से उधर हेड़ धुआं, ऐसे गांव में बोलते हैं। अरे देखो चिनाब, अच्छा मैंने चिनाब का नाम जो है वो है अस्किनी, चिनाब का नाम जो है ना अस्किनी। झेलम का नाम है वितस्ता, वितस्ता पुराना नाम। वहीं रावी का जो नाम होगा वो होगा परुष्णी, रावी को क्या बोलते हैं परुष्णी। वहीं व्यास को क्या बोलते हैं विपासा। और यहां पर देखो जरा सतलज को क्या बोलते हैं, तो सतलज को पुराणों में बोला जाता है सतुद्री। यदि सही लगा हो तो कमेंट करो, सिंधु नदी का सुपड़ा साफ। ठीक, चलिए मेरे दोस्त, जानकारी को सभी लोग अपने नोटबुक में उतारते रहिए, क्योंकि ये जानकारी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, और आपकी मंजिल है क्या, मिशन वर्दी, और वो लेकर रहना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने खालिस्तान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को। जी जी बिल्कुल जी, बढ़िया शानदार, जल्दी से जवाब दीजिए। और यार वीडियो को जरा शेयर करो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। यदि मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरा स्टेटस डाल दो, ताकि और भी लोग आपके साथ जुड़ जाए। जी बिल्कुल, प्रीवियस पेपर हैं ये आपके जो आए हुए हैं। जवाब देना स्टार्ट हुए, डी 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 डी। अरे क्या बात है यारो, तुमने तो झंडे गाड़ दिए, तुमने तो मंजिल प्राप्त कर ली। इसका सही आंसर है क्या, बंदा बहादुर। आप सभी को पता होगा, जो सिखों की बात करें तो सिखों के टोटल कितने गुरु हुए हैं, या सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, सिख और सिख धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम आपको मिलेगा गुरु नानक देव। क्या नाम मिलेगा, गुरु नानक देव। आप सभी को पता होगा जो सिखों के जो गुरु हैं उनका नाम, जो या सिख धर्म के संस्थापक है उनका नाम है गुरु नानक देव। अब यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने किसकी शुरुआत की थी, जो लंगर व्यवस्था है, उस लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने वाले, लंगर व्यवस्था के शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो गुरु नानक देव। कौन थे, गुरु नानक देव। सिखों के टोटल कितने गुरु हुए, सिखों के ठीक, सिखों के कुल गुरु की यदि अपन बात करें तो सिखों के कितने गुरु हुए सर, 10 गुरु हुए। चलो यहां पर जगह हो तो मैं आपके सामने लिख देता हूं एक बार नाम भी, ताकि आपको लगेगा कि हाँ सर यहां पर आपने लिख दिया है। जरा आ जाओ भाई, इधर आपका स्वागत है, इधर छोटे से कोने विचाले में। अब देखो मेरे यारो, यहां पर उन 10 गुरु के नाम जल्दी जल्दी लिखूंगा, समय कम है वरना तुम सो जाओगे, और मुझे सुलाना नहीं, मुझे सिखाना है तुम्हें। देखो यहां पर गुरु नानक देव तो लिख दिया, दूसरा है, मैं गुरु नहीं लिखूंगा बार बार, चलो एक में लिख देता हूं, फिर बार बार नहीं लिखूंगा। गुरु अंगद आप लोगों ने सुना होगा। गुरु अंगद के बाद आप, मैं क्रम से नहीं, मैं नाम बता रहा हूं, अमरदास आपने सुना होगा, रामदास आपने सुना होगा, ठीक, आपने अर्जुन देव सुना होगा, अर्जुन देव आपने सुना होगा, हर गोविंद सुना होगा, हर गोविंद, ठीक, हर गोविंद के बाद हर राय सुना होगा, हर राय के बाद हर किशन सुना होगा, हर किशन के बाद आपने सुना होगा तेग बहादुर सुना होगा। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह सुने होंगे सर, गोविंद सिंह के बारे में, गोविंद सिंह। मुझे बताइए क्या 10 व्यक्ति हो गए कि नहीं हुए, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हमने तो झंडे गाड़ दिए, बल्ले बल्ले हो गई। अरे 10 में से जरा देखो अभी तो कहां से बल्ले बल्ले हो गई। अरे यहां पर अर्जुन देव को किसके द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, तो अर्जुन देव को दी गई थी जहांगीर के द्वारा फांसी। वहीं आपको पता होगा तेग बहादुर को किसने फांसी की सजा दी थी, या किसने मरवा दिया था, मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मार दिया था। किसने मार दिया सर, औरंगजेब ने मार दिया था, सभी लोगों को पता होगा। यही सबसे को पता होगा गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु, इन्होंने कौन से पंथ की शुरुआत की थी, खालसा पंथ की शुरुआत की थी। पूरे सिख धर्म का सुपड़ा साफ एक ही बार में यही गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह हैं, जिन्होंने, आपको पता होगा मेरे यारो, सिख धर्म के व्यक्तियों के पास 5 चीज रखने के लिए कही थी। उन्हें बोला है ककार, क्या बोला है, 5 चीज रखने को कही थी। और वो 5 चीज आप लोगों को पता होगी, क्या क्या है, कड़ा है, कंगा है, कच्छा है, ठीक, कृपाण है, और एक और बता दो, तो मैं ही बता दूं, चलो लिख लो, केस है।
अरे क्लियर है सभी लोगों को? यदि क्लियर हो तो सभी लोग आगे बढ़ जाओ। क्या बात है, मधु गौर ने यहां पर बताया है, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। त्वेसा मलिक एक भारतीय खालिस्तान खिलाड़ी है, बताइए त्वेसा जो मलिक है वो कौन सी खिलाड़ी है? गोल्फ, वॉलीबॉल, शतरंज, बास्केटबॉल, बताइए कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, स्वागत है सभी का। चलिए भाई, त्वेसा मलिक कौन सी खिलाड़ी है? बताओ भाई, बताओ जल्दी। दोस्तों शुरुआत वहीं से हो गई थी लंगर की। बाकी ये था कि लंगर व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से निरंतर किसने कर दिया था? तो गुरु अंगद ने कर दिया था। बाकी शुरुआत तो नानक देव के समय से ही हो गई थी, लेकिन उसकी निरंतरता मतलब कहां से एक तरीके से स्थायी रूप से इसकी शुरुआत हो गई थी, तो अंगद जी ने की थी उसकी शुरुआत। क्लियर है भाई? सी 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 कोई बता रहे हैं? सी 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 क्या बात है मेरे लड्डू गोपाल हो ना, आ गए एकदम धड़ाम से नीचे गलत गलत कमेंट करने में। क्या बात है, वेरी गुड मेरे लड्डू गोपाल हो, वेरी गुड। इसका संबंध है गोल्फ से। वही गोल्फ जो क्या होता है, एक ऐसा मैदान होता है, उस मैदान में आपको पता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और उन गड्ढों में आप जैसे लड्डू गोपाल जो है, लड्डू गोपाल गिरते नहीं है रे, ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल हो यहां पर अपने हाथों से, आपको पता होगा ये ऐसे एक छड़ी पकड़ते हैं और उस छड़ी से एक गेंद को ऐसे मारते हैं और वो जाकर गिरती है इन गोलों में, तो उसे बोला जाता है गोल्फ। अब वही गोल्फ से संबंधित है किसका? त्वेसा मलिक का। अब यहां पर एक अपने सामने यहां पर मिला है शतरंज, और शतरंज के बारे में आपको पता होगा कि शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं और जो कुछ काम करके दिखाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड मास्टर। तो भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम आप सभी को पता होगा, विश्वनाथ आनंद। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। वही आपसे पूछ ले जाए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है सर? विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, जल्दी से कमेंट। चलो इसका तो मैं बता देता हूं, तो यहां पर अभिमन्यु मिश्रा जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा। तो यहां पर जो दुनिया विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। यदि और इन्हीं को आपको पता होगा, इन्हीं को विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था पहली बार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, पुरस्कार पहली बार। अब ये पहली बार का मतलब है 1991-92 में। पहली बार कब मिला था? 1991-92 में, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत ही कब हुई थी? 1991-92 में। अरे भाई हट जाओ यार दादा, यार तुमको किसने बुलाया यार? हाँ यार तुम जबरदस्ती आ जाते हो यहाँ पे। चलो कर लिया सभी लोगों ने ये? लगता है वही आने लगी है क्या नींद रे? अरे यार तुम भी यार कैसे स्टूडेंट हो, हर कुछ सोचने लग जाते हो हैं? चलिए भाई, उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, है ना? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। भारत के सबसे युवा, जो मुझे ये बताओ, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर तो अभिमन्यु मिश्रा बता दिया मैंने, वही मुझे ये बताओ भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? जल्दी से बताइए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं भाई। बताइए भारत के सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन होंगे? यहां पर मैं इसका जवाब इससे लिखूंगा, किसी ने भी जवाब नहीं दिया है अभी। सेम टू यू कपिल भाई, ठीक है? चलिए ठीक ठीक है सर। चलिए यहां पर भारत के सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है सर? डी गुकेश इनका नाम है, जो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का 52वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? बताइए, मौर्य वंश के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है आपका यहां पे।
सिंपल बॉय, सिंपल बॉय मेरे सिंपल लड़के। यहां पर अभिमन्यु मिश्रा तो मैंने ही बता दिया है, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। अरे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा था और उसका जवाब भी दे चुका हूं, लिख लो नोटबुक में। चलिए, वी प्रणव, वी प्रणव क्या भाई बताइए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? ये तो सभी लोग बता देंगे, वैसे सबसे सरल है। अब ये यदि किसी ने गलत बताया तो फिर बात बिगड़ेगी यार। इस प्रश्न का वही जवाब है जो आपने नहीं दिया, और दिया है तो आप लोग सही हो, और जिन्होंने नहीं दिया वो गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, उसके बाद आता है बिंदुसार, उसके बाद आता है अशोक, और उसके बाद आता है कौन? बृहद्रथ। आप सभी को पता होगा सर, इस चंद्रगुप्त यानी कि जो वंश है, ये वंश कौन सा आपका? मौर्य वंश। और मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है हमको, वो कौन से पुराण से मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन से पुराण से? सर हमको विष्णु पुराण से मिलती है। जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी बताया वो कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। और वही विष्णु पुराण के अलावा यदि आपसे पूछा जाए तो और कहां से जानकारी मिलती है? जो विशाख दत्त है, और विशाख दत्त के बारे में आपको पता होगा, इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। वही आपको पता होगा मौर्य वंश के बारे में देखा जाए तो मौर्य वंश में, जो मौर्य वंश में आप लोगों को पता होगा एक विदेशी व्यक्ति भारत आया हुआ था जिसका नाम था मेगस्थनीज, और उसी मेगस्थनीज नामक व्यक्ति के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका लिखी गई थी। अरे मेरे लड्डू गोपाल, यहां जरा देखो तो सही, अभी जानकारी कहां से मिलती है? जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके प्रधानमंत्री का नाम आप लोगों को पता होगा कि इनके जो गुरु के रूप में कह सकते हो उनका नाम था क्या? क्या क्या क्या? वही चाणक्य। अरे चाणक्य वही है जिनके बारे में आपने सुना होगा, उन्हीं को बोलते हैं कौटिल्य, उन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अब कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा जो लिखा गया जो एक पुस्तक है उसके बारे में सभी को पता होगा। उनकी पुस्तक का नाम है क्या? अर्थशास्त्र है मेरे भाई। और सभी को पता होगा ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये जो पुस्तक है वो किससे जुड़ी हुई है? आपकी राजनीति से जुड़ी हुई है मेरे भाई। किससे जुड़ी हुई है ये? राजनीति से। वही भारत में पहली बार किस भारतीय व्यक्ति ने शिलालेख लिखने की शुरुआत की? तो उस व्यक्ति का नाम है अशोक। और अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखे, कितने शिलालेख लिखे थे इसने? तो अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखे गए उनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। और इसी अशोक ने, आपको पता होगा, 261 ईसा पूर्व में कहां के राजा को हराया था? तो कलिंग के राजा को पराजित किया था। कलिंग के राजा। और कलिंग के राजा का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कलिंग के जो राजा थे उनका नाम क्या था जिसने इसको पराजित किया था। क्लियर है सभी लोगों को ये बातें? चलिए भाई, उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर होगी। जी बिल्कुल, यहां पर सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड यार। यहां पर आप लोग जितने भी जुड़े हैं, एक बार वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि ये संख्या वापस उसी जोश और जुनून के साथ उतनी ही संख्या तक पहुंच जाए जितनी अभी बीच में पहुंची थी। चलिए मेरे भाई, चलो यहां पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न हमारा होने वाला है ला लीगा खिताब से संबंधित है। बताइए कौन सा कप ला लीगा से संबंधित है हमारा? ला लीगा का संबंध किससे है? ओ मेरे यारो, जवाब दो यारो। ओ मेरे यारो, जवाब दो यारो। सो नहीं जाना वरना पड़ेगी डांट सुबह की क्लास में। ठीक है हाँ। चलिए, ला लीगा, नंदराज, नंदराज क्या बात है। संदीप राजपूत, सेम टू यू मेरे भाई, लव यू टू। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोगों को मैंने बता दिया था कि यहां पर नहीं बताया हो तो देख लो, क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि आगे प्रश्न आएगा। और ला लीगा खेल का जो संबंध है वो किससे संबंधित है मेरे भाई? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल। अब मेरे दोस्त यहां पर फुटबॉल की बहुत बार बात हो चुकी है, इसलिए अब मैं यहां पर फुटबॉल की बात नहीं करूंगा, वरना तुम कहोगे कि सर ये तो बार बार फुटबॉल करते हैं, खेलते हैं। तो अब यहां पर फुटबॉल नहीं, अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। किसकी बात कर लेते हैं? क्रिकेट। तो यहां पर क्रिकेट की यदि अपन बात करें तो आप सभी को पता होगा क्रिकेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन है, एक संगठन जो भारतीय स्तर पर जो संगठन है उसका नाम क्या है? तो भारतीय स्तर पर जो संगठन है उसका नाम है बीसीसीआई।
और वही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट के लिए संगठन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट को देखता है उसका नाम है क्या? आईसीसी। क्या नाम है? आईसीसी। सभी को पता है बीसीसीआई की स्थापना हुई है 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है मेरे भाई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। आईसीसी के बारे में पता होगा, आईसीसी की स्थापना हुई है 1909 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। वही आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? रोजर बिन्नी। उनका नाम क्या है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हेड हैं। और वहीं आईसीसी के बारे में पूछे तो आईसीसी के जो हेड मिलेंगे उनका नाम मिलेगा ग्रेग बार्कले मिलेगा सर, ग्रेग बार्कले। ठीक, यदि आप बात करें यहां पर क्रिकेट के बारे में तो जो आपकी कुछ ट्रॉफियां हैं उन ट्रॉफियों का नाम लिख रहा हूं। यहां पर आपसे पूछ लिया जाए देवधर ट्रॉफी, देवधर। वही पूछ लिया जाए ईरानी ट्रॉफी, ईरानी। वही पूछ लिया जाए दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी के अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए दिलीप, दिलीप के बाद आपसे पूछ लिया जाए यहां पर ईरानी हो गया रणजीत ट्रॉफी, रणजीत ट्रॉफी, रणजीत ट्रॉफी। इन सभी का संबंध यदि आपसे पूछ लिया जाए ट्रॉफी का संबंध तो आप दौड़ लगाकर बताएंगे कि उसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। बात समझ में आई क्या? यहां पर देवधर ईरानी, ये ईरानी लिखा है, देवधर ईरानी, दिलीप, रणजीत ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। इससे पहले मैं फुटबॉल का भी बता चुका हूं आपको, लाल लीगा, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, उनका संबंध किससे है? फुटबॉल से था। ये बताया था क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अभी और भी जानकारी बता देता हूं मैं आप लोगों को यहां पे। चलिए भाई, क्लियर है सभी लोगों को ये? चलिए यहां पे, चलिए यहां पर एक टेनिस के बारे में और है। एक आपने सुना होगा डेविस कप, डेविस कप। जो डेविस कप का संबंध है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि डेविस कप का संबंध किससे है। और यहां पर दौड़ और घुड़दौड़ के बारे में जब पूछा जाए, घुड़दौड़ का जो संबंध है, घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ के लिए एक ट्रॉफी दी जाती है जो कि है डर्बी ट्रॉफी। डर्बी ट्रॉफी का जो संबंध है, उस डर्बी ट्रॉफी का संबंध किससे है मेरे दौड़? घुड़दौड़ से है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए जी जी बिल्कुल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध, वेरी गुड मेरे भाई संदीप वर्मा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध भी किससे मिलेगा? आपका क्रिकेट से ही मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्त, डेविस कप का संबंध किसी ने बताया नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पहुंच रहे हैं हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जो जल्दी कमेंट करेगा सबसे पहले उसी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा मेरे भाई। अब देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले इसका कमेंट करता है।